हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर यूपीएससी का टेस्ट लेकर आए हुए हैं, जो कि ये टेस्ट संख्या 3 हो गया। ठीक है, तो ये विजन आईएएस का टेस्ट है। तो इसमें हम लोग करेंगे पॉलिटी। देखिए, पहले पॉलिटी हुआ था, फिर हिस्ट्री हुआ है, और ये फिर से पॉलिटी हो रहा है। तो जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करते रहिए और अपने फीडबैक भी देते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत के रूप में उपबंधित किया गया है, जो कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का संघ है। और दूसरा है, भारत संघ की अभिव्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें दोनों कथन सही नहीं है। क्यों कथन सही दोनों नहीं सही है? अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत को राज्यों के संघ के रूप में उपबंधित किया गया है, इसलिए पहला गलत है। और दूसरा है कि भारत के संघ में केवल राज्य शामिल है, और जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ राज्य क्षेत्र एवं भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जा सकने वाले क्षेत्र भी शामिल होते हैं, इसलिए दोनों कथन हो जाएंगे गलत। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, निम्नलिखित राज्य की निम्नलिखित राज्य की एनडीपीएसपी पर विचार कीजिए। पहला है, आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। और दूसरा है, सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। तो तीसरा है, बालक को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करना। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था तीनों में से? तो देखिए, ये जो आय स्थिति सुविधाएं के अवसर का असमानता का है, तो ये जोड़ा गया था आपका 44वां में। ठीक है, और 44 में जोड़ा गया था। ओके, ठीक है। और दूसरा है समान न्याय ये समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, 39 का ए है, ये है। तो ये जोड़ा गया था 42वें में आपका। और ये बालिकों को स्वस्थ विकास के लिए, तो ये भी जोड़ा गया है। तो 2 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, गलत। तो इस प्रकार हो जाएगा, 2 युग्म सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आगे। 3 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यदि राज्य इसका उल्लंघन करता है तो संविधान में राज्य द्वारा इसके लिए मुआवजा देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। और दूसरा है, इसके तहत केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं। और तीसरा है, मेनका वाद 1978 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने युग्म सुमेलित हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक युग्म सुमेलित है, जो कि मेनका वाद 1978 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 के तहत विधि के तहत सम्यक प्रक्रिया को मान्यता दी गई थी। सिर्फ ये सही है, दूसरा तीसरा गलत। पहला और दूसरा गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए, यहाँ पर मुआवजा देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, ये कथन हो जाएगा गलत। कोई प्रावधान नहीं किया गया है, स्पष्ट कोई परिभाषा नहीं है इसमें। और दूसरा है, एक कह रहा है कि मनमानी जो कार्यकारी कार्रवाई होगी उसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं। तो देखिए, ये विरुद्ध इसके विरुद्ध भी है, तो हो जाएगा दूसरा भी गलत। तो क्या हो जाएगा इसमें? केवल एक युग्म सुमेलित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो देखिए, दोनों के दोनों कथन सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है हाई कोर्ट की। क्वेश्चन नंबर अब आता है आगे 5, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन, वियतनाम, क्यूबा, अर्जेंटीना। पूछ रहा है कि वर्तमान में एक दलीय प्रणाली द्वारा शासित है, कौन सा इसमें है, कितने युग में सुमेलित होंगे? तो देखिए, एक दलीय प्रणाली ये चीन में है, वियतनाम में है, क्यूबा में है, अर्जेंटीना में नहीं है। ठीक है, तो हो जाएंगे केवल 3 युग में सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार संबंधित क्वेश्चन आया है। कह रहा है, निजी व्यक्तियों द्वारा किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो संवैधानिक उपचार उपबंध नहीं होते। और दूसरा है, कुछ अधिकार स्वप्रवर्तनीय नहीं है। तो देखिए, इसमें दूसरा सही है, लेकिन पहला हो जाएगा गलत। ठीक है,
संवैधानिक उपचार उपबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आता है 7। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तुलना में भारतीय संविधान लिखित संघीय संविधान के अंतर्गत अधिक लचीलापन प्रदान करता है। और दूसरा है, भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन केवल विशेष बहुमत के साथ 2/3 राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है। तो देखिए, इसमें पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल एक कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सप्रू रिपोर्ट 1945 के संविधान के प्रमुख प्रावधानों को आकार देने हेतु भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें किस प्रावधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पहला है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों को शामिल करना। दूसरा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और गैर वाद योग्य प्रावधानों को शामिल करने पर। तीसरा है, गैर वाद योग्य मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर। तो देखिए, इसमें जो कहा गया था, तो इसमें हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा और दूसरा सही होगा डीपीएसपी में। लेकिन ये मूल कर्तव्य को शामिल करने के लिए नहीं कहा गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 हो जाएगा गलत। तो देखिए, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ हटा दीजिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, धर्मतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्मतंत्र के बारे में है, कह रहा है कि धार्मिक सिद्धांत प्रायः राजनीतिक निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं। और दूसरा है, सामान्य स्थिति में राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन और प्रचार करता है। तीसरा है, धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की जाती है। कौन से कथन सही है इसमें। सॉरी, वीडियो रुका ही रह गया था। तो किस पे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए थे। चलिए फिर से बता देता हूँ। धर्म संदर्भ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए धर्मतंत्र के। तो देखिए, धार्मिक इसमें बता रहा है कि धार्मिक सिद्धांत प्रायः राजनीतिक निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं, तो ये कथन सही हो जाएगा। और सामान्य स्थिति में राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन प्रचार करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ये धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, ये कथन गलत है। तो इसमें केवल 2 कथन सही था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें 10 में कह रहा है कि सत्र न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीश जब किसी आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। और दूसरा है, सत्र न्यायाधीश किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दंड दे सकता है किंतु मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। तो देखिए, ये मृत्यु दंड भी दे सकता है, लेकिन ये हाई कोर्ट इसकी जो है समीक्षा करेगा। तो ये दूसरा हो जाएगा गलत और पहला हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है, संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण परिवर्तन। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विधि का अधिकार बना दिया गया। देखिए, ये कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये बनाया गया था आपका 44वें संविधान संशोधन। अब प्रथम में तो भूमि सुधार किया गया था, और फिर 52वां है कि दल बदल कानून लाया गया था। दल बदल कानून 52 में नहीं लाया गया था। देखिए, ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। यह दल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है। इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और इस अनुसूची के दल बदल प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। हालांकि वो 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर सदस्यता हेतु निरहक अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री नियुक्त होने पर मंत्री के पद के लिए भी अयोग्य होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है कि दल बदल कारण अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। तो ये 52वां में तो लाया गया दल बदल, लेकिन मंत्री नहीं बन सकता का बताया गया था। मंत्री नहीं बन सकता है इसका बताया गया था 1919 नहीं, बल्कि ये 91वें संविधान संशोधन में। तो ये हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा गलत, पहला हो जाएगा गलत, दूसरा हो जाएगा गलत। तीसरा कह रहा है कि 77 एसटी और एससी के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया, सही है। चौथा है 91 में अधिनियम में संशोधन में कह रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई, तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार हो जाएगा केवल 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और लिखित संविधान के माध्यम से सरकार की शक्ति को सीमित करती है। बताइए कौन सा होता है इसमें। तो ये हो जाएगा संविधानवाद।
ठीक है। संविधानवाद मतलब वह राजनीतिक दर्शन एवं शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत कानून के शासन, सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंधों तथा व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षण को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सैन्य अभ्यास और भारत और संबंध राष्ट्र तर्कस यूएसए और एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग ईरान, अभ्यास साइक्लोन मिस्र, कितने युग्म सुमेलित इसमें है? तो देखिए इसमें केवल 2 युग्म सुमेलित है। क्यों? तो सैन्य अभ्यास तर्कस जो होता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। तो देखिए पहला तो हो जाएगा सही आपका यूएसए द्वारा, लेकिन जो फिर इसमें दूसरा क्या कर रहा है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य, यूएसए वायुसेना भी भाग लेती है इसमें। तो दूसरा हो जाएगा गलत, ये ईरान का जो कहा गया है। ठीक है, और तीसरा ये अभ्यास मिस्र के साथ होता है, तो ये सुमेलित है ही, तो हो जाएगा केवल 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित व्यक्तियों को बताना है। ये व्यक्ति हैं और ये संविधान से निर्माण में उन्मुक्त उनकी भूमिका है। बता रहा है कि HVR अयंगर संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। तो देखिए ये गलत है, ये इसके अयंगर संविधान सभा के ये सचिव थे। ठीक है, पहला हो जाएगा गलत। और दूसरा है प्रेम बिहारी नारायण राजादा, ये संविधान के सुलेखक, सही है। सर BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, ये भी सही है। चौथा है SN मुखर्जी संविधान सभा के सचिव, देखिए ये गलत है, ये सुरेंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, तो चौथा भी हो जाएगा गलत। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखिए ऑप्शन है सुमेलित कितने युग्म दिया है, तो 2 युग्म सुमेलित हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में न्यायाधीशों के पारिश्रमिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, वही तो है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि पर, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन, अच्छा वहाँ पे वेतन है फिर पेंशन है, ठीक है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन संचित निधि पर भारित होती है, राज्य की संचित निधि पर, ठीक है, सही है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारी होती है, तो ये होता है गलत। देखिए मैंने यूपीएससी का जो टेस्ट कराया था, पहला वाला टेस्ट, सबसे लास्ट में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप लोगों ने उसका आंसर नहीं दिया, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये पेंशन जो है राज्य नहीं देता है, बल्कि ये भारत की संचित निधि देता है। ठीक है, भारत की संचित निधि सेंट्रल से मिलता है उसको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16 है स्वतंत्रतावादी राजनीतिक विचारधारा समर्थन करती है अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर मजबूत सरकारी नियंत्रण का। दूसरा है समिति सरकारी हस्तक्षेप और अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। और ऑप्शन सी है सामाजिक समानता और संपत्ति के पुनर्वितरण का। और चौथा है अनुदारवादी और उदारवादी नीतियों के मिश्रण का। बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो बी है ये कथन हो जाएगा सही, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित पदों वाक्यांशों पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, काम का अधिकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अधिकार। तो बताइए कि उल्लेख में भारत के संविधान में नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किया गया है, काम का अधिकार के बारे में नहीं बताया गया है, तो हो जाएगा आपका केवल एक युग्म जो है नहीं किया गया, एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। वर्षा जल का संचयन, जैविक खेती करना, आरा मिलों की स्थापना और लकड़ी व्यावसायिक उपयोग करना। तो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में उपयुक्त में से कितनी गतिविधियाँ अनुमति दी गई हैं? तो देखिए वर्षा का जल संचयन करना और जैविक खेती करना, ये दोनों सही हो जाएगा। और ये आरा मिलों की स्थापना और लकड़ी की व्यावसायिक उपयोग करना, ये कथन गलत हो जाएंगे। 3 और 4 गलत हो जाएंगे, 1 और 2 सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। देखिए संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि G20 जो सम्मेलन हुआ था, G20 के कृषि कार्य समूह में इसको कहा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला गलत। और दूसरा है मीरा MIIR की सचिवालय दिल्ली में स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, DPSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DPSP का विचार सोवियत संघ तत्कालीन रूस से लिया गया है, या दूसरा है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशक तत्वों के समान है। तो देखिए इसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशक तत्वों के समान है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI के बारे में क्वेश्चन है। UPI नामक भारतीय भुगतान प्रणाली और इसके समकक्ष पे नाउ के दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा दर त्वरित प्रेषण को सक्षम बनाने के लिए आपस में जोड़ दिया गया है। तो पे नाउ निम्नलिखित में से किस देश की भुगतान प्रणाली है? पे नाउ बताइए किसका है? सिंगापुर का है, सिंगापुर से जोड़ा गया है पे नाउ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषताएं हैं? संघीय सरकार की लिखित, स्वतंत्र न्यायपालिका और दोहरी संप्रभुता, कौन सा होगा इसमें? तीनों के तीनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। चन्नापटना खिलौनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक विशेष प्रकार के खिलौने हैं जिनका निर्माण कर्नाटक में किया जाता है। और दूसरा है ये इस खिलौने को बनाने के लिए कारीगर आइवरी वुड का उपयोग करते हैं। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा? बताइए कौन सा कथन सही होगा? दोनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी की गई सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट मापती है जलवायु परिवर्तन के कारण किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ने वाला प्रभाव, या दूसरा चरम मौसमी दशाओं के कारण विश्व भर में मानव निर्मित संरचनाओं के लिए उत्पन्न खतरे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा सही। ठीक है, चरम मौसमी दशाओं के कारण विश्व भर में मानव जनित संरचनाओं के लिए उत्पन्न खतरे को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट ये ऑस्ट्रेलिया स्थित क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी की जाता है। और ये सकल घरेलू जलवायु जोखिम विश्लेषण राज्यों, प्रांतों तथा अन्य क्षेत्रों में चरम मौसमी दशाओं और जलवायु परिवर्तन के जोखिम के पूंजी मूल्य की सीमा पर केंद्रित है। ऐसे मानव निर्मित संरचनाओं की भेद्यता और जोखिम द्वारा दर्शाया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे। 25 नंबर, इस क्वेश्चन में दिया है सरकार का स्वरूप और विशेषताएं बताना है। ठीक है, अल्पतंत्र क्या होता है? अत्यधिक शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह द्वारा शासन। और दूसरा है सर्वसत्तावाद, व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं को सत्ता के अधीन करने का प्रयास करना। और तीसरा है अराजकता, जो सरकार की अनुपस्थिति। देखिए तीनों के तीनों कथन हो जाएंगे सही। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी तीन युग में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और शेयर की कीमत में असामान्य परिवर्तनों से बचाने के उद्देश्य से सेबी और एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिभूतियों पर अतिरिक्त निगरानी तंत्र लागू किया जाता है। और दूसरा है, ASM के तहत प्रतिभूतियों की शॉर्ट लिस्टिंग को संबंधित कंपनी इकाई के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई माना जाता है। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सही होगा? बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन सी है, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आगे आता है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला वीरोवली हाल्टेरिया है, क्या है ये? तो ये एक विषाणु भक्षी जीव है। तो अभी हाल ही में देखा होगा कि शोधकर्ताओं ने प्रथम ज्ञात वीरोवर अर्थात विषाणु भक्षी जीव खोजा है। यह जीव हाल्टेरिया नामक पल्लव प्रजाति संबंधित है। और शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि हाल्टेरिया केवल तभी संवर्धित होकर विभाजित हो सकते हैं जब वे विषाणु का भक्षण वीरोवरी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 28 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संबंध में है। पहला है,
इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक ब्रिटिश क्राउन के वीटो अधीन किया गया था। और दूसरा है प्रांतीय विधानमंडलों के क्षेत्राधिकार का विस्तार पुलिस व्यवस्था पर किया गया था। और तीसरा है इसने प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया और संपूर्ण प्रशासन विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया। तो बताना है इसमें कितने युग्म सुमेलित है। तो देखिए इसमें तीनों युग्म सुमेलित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, मतदान प्रशिक्षण। बताना है कि उपयुक्त में से कितने भारतीय संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर हो सकते हैं। बताइए कितने हो सकते हैं। तो देखिए इसमें केवल 2 युग्म सुमेलित है। क्यों? तो इसमें जो ऑप्शन बी है, बी में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, ये सही है। और मतदान प्रतिशत ये हो जाएगा आपका 51 के कम में हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त कराना। तो जनसंख्या नियंत्रण भी है, बस मतदान प्रतिशत को हटा देना है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतदान की बात नहीं किया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर इसमें 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु आधे राज्य के अनुसमर्थन के साथ संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। और दूसरा कथन है अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के बीच संघीय सेवा संबंधों के संपर्क, सहयोग और समन्वय हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कितने प्रथम अनुसूची परिवर्तनों से संबंधित है? 7वां, 12वां, 35वां या 100वां? कौन सा कथन इसमें सही होगा बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका तीन युग्म सुमेलित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान द्वारा स्थापित संघीय प्रणाली में निम्नलिखित विषयों में से कौन सा सूची में शामिल है? नागरिकता, बीमा, जनगणना, कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें है कि सुंगम लीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कि कौन सा त्यौहार है, कहाँ का है? तो यह मणिपुर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा अप नेक्स्ट इंडिया 2023 इवेंट एक पहल है। तो क्या कहाँ पे थे ये? तो देखिए ये हो जाएगा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, AEPC से मतलब ये इसका है। ठीक है, AEPC से है। APC का फुल फॉर्म क्या होता है? अपीयरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। निम्नलिखित कथनों में से कौन से वाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है? बेरूबाड़ी संघवाद 1960, केशवानंद भारती वाद 1973 और LIC ऑफ इंडिया 1995। कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कौन सा उत्तर होगा इसमें। तो देखिए इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा गलत। ठीक है, तो बेरूबाड़ी जो ये था ये 1960 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है, इसलिए यह संविधान निर्माताओं को मस्तिष्क को समझने का आधार है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग किए गए कई पद अस्पष्ट होते थे, इनके अनेक अर्थ निकलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचन प्रणाली में विधायी निकाय में सीटें किस प्रकार आवंटित की जाती हैं? तो यह राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों की गणना के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल सदस्य संख्या पदावली का तात्पर्य सदस्यों की उस समस्त संख्या से है जिससे सभा स्वनिर्मित हो, चाहे किसी भी कारण से कुछ रिक्तियां या अनुपस्थितियां हों। और दूसरा है उपस्थित और मतदान पदावली का तात्पर्य उन सदस्यों से है जो समर्थन में अथवा विरोध प्रकट करने के लिए मतदान करते हैं अथवा मतदान से परहेज करते हैं। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए केवल एक सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें देखिए, पहला है भारतीय संविधान न्यायिक समीक्षा को सुप्रीम कोर्ट की उस शक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सरकार के कार्यों का परीक्षण करता है और यह निर्धारित करता है कि संविधान के अनुरूप अथवा नहीं। दूसरा में है केवल भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की समीक्षा करता है। तीसरा है भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा यूएसए के तुलना संकीर्ण है। देखिए इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आगे आता है। 39 में कहा गया है कि वसवन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसवन्ना वह कलचूरी वंश के राजा बिजल प्रथम के शासनकाल में एक समाज सुधारक थे। और दूसरा है उन्होंने सरल आंदोलन की अध्यक्षता की जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल थे। और तीसरा है उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा के लिए एक नई सार्वजनिक संस्था अनुभव मंडप की शुरुआत की थी। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें सभी तीनों युग्म सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों युग्म सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आगे। 40 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संवैधानिक राजतंत्र है? अभी ऊपर एक तो पूछा था ना कौन से एक प्रणाली के हैं, अब यहाँ पर पूछ रहा है संवैधानिक राजतंत्र हैं, बताइए कौन से हैं? कनाडा, थाईलैंड, नॉर्वे। कुट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें तीनों हो जाएंगे सही। और इसके बाद और भी हैं, जैसे कनाडा है, बेल्जियम है, नॉर्वे तो हो ही गया, थाईलैंड भी है इसमें है, और जापान, जॉर्डन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी क्या हैं? संवैधानिक राजतंत्र वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से आगे आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। इस संदर्भ में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किन गतिविधियों तक विस्तारित नहीं है? देखिए नहीं की बात किया गया है, ठीक है। तो अभियुक्त से डीएनए के सैंपल प्राप्त करना, और दूसरा अभियुक्त की आवाज़ से सैंपल प्राप्त करना, और तीसरा है अभियुक्त शारीरिक अंगों का अनिवार्य प्रदर्शन, और चौथा है भौतिक विषयों का आवश्यक उत्पादन। कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रायः सुर्खियों में रहने वाला क्वासी क्रिस्टल के निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें है नॉन स्टिक फाइन पेन, और एक्यूपंक्चर के लिए इस्तेमाल की होने वाली सुई, और रेजर ब्लेड। नीचे का प्रयोग करिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो देखिए इसमें सभी के तीनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहले में कहा गया भारत में स्वतंत्रता के बाद से कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ है भाई, कितनी बार हुआ है? इसको हटा दीजिए, पहला वाला। और दूसरा है भारत के संविधान में जनमत संग्रह के पक्ष या विपक्ष में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला सही, दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है हाल ही में 2023 के बजट में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए इसमें कि यह नदी प्रदूषण की रोकथाम हेतु अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने का एक कार्यक्रम है। और दूसरा है इस कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जो देश भर में स्वच्छ पौध केंद्र की स्थापना करेगा। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो दूसरा हो जाएगा सही, पहला गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है भाग 4 में शामिल निर्देशक तत्वों के अलावा संविधान के अन्य भागों में कुछ अन्य निर्देशक तत्व भी शामिल हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में शामिल नहीं है? अब बताइए, ऑप्शन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो सेवाओं के लिए, एक मिनट, पहला स्टेटमेंट है सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावे, और दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना, और तीसरा है हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना। तीनों कथन सही है, तो देखिए इसमें तीनों कथन किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, तीनों कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है प्रायः सुर्खियों में रहने वाले सेसेंग जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इस क्षेत्र का नाम लक्जमबर्ग के छोटे से गांव के नाम पर रखा गया है। और दूसरा है यूरोपीय संघ ईयू के सदस्य और गैर ईयू सदस्य दोनों शैंगन जोन का हिस्सा हो सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य बताना है कि कितने युग में इसमें सुमेलित हैं। सेंतुरुड़ी वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में, बांकापुरा भेड़िया वन्य जीव कर्नाटक में, और ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु। तो कितने युग में सुमेलित इसमें है, तो देखिए इसमें 2 युग में सुमेलित हैं। तो दो क्यों हैं, तो इसमें देखिए जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में ना होकर ये बिहार में है, ठीक है, और बाकी सब सही है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों पर आरोप लगाया जा सकता है। और दूसरा है यह केवल भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होता है। और तीसरा है ऐसे मामलों की जांच पुलिस अधीक्षक एसपी या इससे ऊपर रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती है। बताइए कितने युग में सुमेलित हैं इसमें, बताइए कितने युग में सुमेलित है। तो इसमें भी हो जाएगा केवल 2 युग में सुमेलित है। क्यों, तो देखिए इसमें पहला जो सही है, इस अधिनियम में भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों पर आरोप लगाया सकता है। लेकिन दूसरा इसमें गलत है, क्योंकि यह केवल भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर नहीं अपराधों पर लागू नहीं बल्कि बाहर में भी है जो भारत के निवासी हैं। और तीसरा तो सही है, इसके ऊपर के रैंक के वाले चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। और दूसरा है उद्देश्य प्रस्ताव को 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। और तीसरा है भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत की संविधान सभा भंग कर दी गई थी। तो देखिए तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 युग में सुमेलित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है एक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। और दूसरे में कह रहा है कि इसके तहत कार्यों का पृथक्करण नहीं किया गया और भारत के शासन के सभी अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित है। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा, तो इसमें पहला है कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। प्रस्तावना में न्याय शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मिलाजुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है, और जो कि दूसरा है आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव को परिलक्षित करता है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें पहला गलत है, दूसरा हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। भारत के हाई कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद की सिफारिश पर केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और तीसरा है एक प्रख्यात न्यायविद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए पात्र हो सकता है। कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें केवल दूसरा कथन सही है, तो हो जाएगा आपका केवल ए, मतलब केवल ए नहीं, ऑप्शन ए, केवल 2 कथन सही है। क्यों, तो देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहला हो गया गलत। और तीसरा क्यों गलत है, तो तीसरे में ये प्रख्यात न्यायविदों के हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान ऐसा नहीं है, तो तीसरा भी हो जाएगा गलत, केवल दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 में कह रहा है कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और ये संविधान की व्याख्या में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। और तीसरा है यदि किसी विधि का उद्देश्य मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाना है तो इस विधि को अनुच्छेद 14 के तहत न्यायसंगत माना जा सकता है। बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो क्या ये यूएसए से लिया गया है, पढ़ा होगा आपने, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। तो ऑप्शन जो पहला है गलत हटा दीजिए और दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका केवल 2 युग्म सुमेलित है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है
100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान को लागू करने हेतु पारित किया गया था। और दूसरा है, ऐसे विवादों के समाधान हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन प्रावधान किया गया। देखिए ये अनुच्छेद 3 में 368 के प्रावधान से नहीं होता है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आगे आइए 55 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश और भारतीय संसद प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा है, ब्रिटेन के विपरीत भारत में ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। और तीसरा है, ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के कार्यालयिक कार्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। तो देखिए इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 युग हो जाएगा, 2 युग में सम्मिलित, 2 युग में सम्मिलित इसमें ऑप्शन नंबर बी में है।